योगेंद्र जी, गाय के नाम पर अब राजनीति होती है और क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने राजनीति को बेहद करीब से देखा है, तो राजनीतिक सियासत के तौर पर आखिर क्यों अलवर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है? देखिए आंचल, अलवर हो या दूसरा कोई क्षेत्र हो, अगर अपराध जब बढ़ता है तो राजनीतिक प्रेशर के बिना अपराध का बढ़ना असंभव है। जी। यानी कहीं कहीं से राजनीतिक शेल्टर मिलता है। और राजनीतिक शेल्टर मिलता क्यों है? वो इसलिए मिलता है कि जिस जगह पर जो कास्ट डोमिनेट करती है, तो वो जो राजनेता वहां से विजय पाता है, जिसको वोट लेने हैं, उसकी इच्छा कह लीजिए, उसकी मजबूरी कह लीजिए, कि उसको एक मुश्त वोट लेने के लिए उस समाज के पास, उस जाति के पास जाना पड़ता है। उस जाति में कुछ उसके ठेकेदार पनप जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम आपको एक मुश्त वोट दिलवाएंगे। जब वो वहां से जीतता है तो उसके पश्चात उसकी मजबूरी है कि वो वहां के उन ठेकेदारों के माध्यम से होने वाले वेद या अवैध कार्यों को प्रश्रय देता है। और उसकी अंतिम परिणति होती है मॉब लिंचिंग, उसकी अंतिम परिणति होती है एक्सॉर्टिंग, उसकी अंतिम परिणति होती है ब्लैकमेलिंग, उसकी अंतिम परिणति होती है किडनैपिंग। ये जितने काम होते हैं उसकी अंतिम परिणति है। अब राजनीति या तो इतनी मजबूत हो कि हम अपने काम के दम पर वोट पाएं और राजनीति में जाएं, तो हम इन पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो राजनीति का स्वरूप है, वो काम वाला नहीं है, वो दाम वाला है। आपको राजनीति में लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए, पहला। आपको राजनीति में वोट बटोरने के लिए भुजबल चाहिए, दूसरा। आपको राजनीति में वोट पाने के लिए धर्म के या उस समाज के ठेकेदार चाहिए, तीसरा। और जब ये तीनों आपको चाहिए, तो उसका परिणाम ये है कि फिर आपको यही लोग तीनों मिलकर के जीतने के बाद में उसकी कीमत वसूल करते हैं। और वो कीमत होती है मॉब लिंचिंग, वो होती है एक्सटॉर्टिंग, वो होती है किडनैपिंग, वो होती है ब्लैकमेलिंग, वो होती है बाकी अन्य तरह के अपराध। उसका पूरा गठजोड़ ये है। अब एक चीज बिल्कुल जयकिशन जी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया अभी, लेकिन वहां पर एक चीज और है। जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं, वो साइबर जी, क्राइम का भी जो मेवात क्षेत्र, वो जबरदस्त जामतड़ा की तरह हो चुका है। और अभी बिल्कुल, हाल ही में राजस्थान के एक बहुत बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में बाकायदा एक स्टोरी छपी है, और वो अखबार स्टोरी छापता रहता है। उसमें स्टोरी छपी है कि वहां पर इंस्टीट्यूट खुल गया है जो आपको साइबर क्राइम करने का तरीका समझाता है। वो आपको 50,000 से लेकर के और 2 लाख रुपए फीस लेते हैं। आप मोबाइल लेके जा नहीं सकते, आपका बाकायदा एडमिशन होता है। और बिल्कुल किसी स्कूल और कॉलेज की तरह वहां पर वो पहले मोबाइल पे कैसे बात की जाती है, किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है, बैंक फ्रॉड अकाउंट कैसे खोला जाता है, किसके नाम पे खुलवाया जाता है, उसमें से कितना परसेंटेज आपको जिसका अकाउंट खुला उसको देना है, आपको किस एटीएम से पैसे निकालने हैं, पुलिस से कैसे सांठगांठ करनी है, ये सारी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप सोचिए, अगर एक अखबार आपकी सारी स्टोरी छाप रहा है, और ये अखबार मेरा मानना है कि अशोक गहलोत जी पढ़ते होंगे, वो होम मिनिस्टर तो वो दोबारा पढ़ते होंगे, उसके बाद सारे नेता पढ़ते होंगे, वहां के सारे मंत्री पढ़ते होंगे। लेकिन वो पढ़ने के बाद भी अगर वहां पर बदस्तूरी क्राइम चल रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रश्रय है। और राजनीतिक छत्र छाया के तले ये सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी कह लीजिए, उनकी इच्छा शक्ति कह लीजिए। और बहुत से हमारे राजनीतिक मित्र ये आरोप लगाते हैं कि वहां जितने क्राइम होते हैं, वहां जो धन इकट्ठा होता है, उस धन में से कुछ हिस्सा राजनेताओं के पास जाता है। और इसीलिए सारे होते हैं। तभी ये सांठगांठ होती है कि पुलिस के थाने वहां पर मैनेज होते हैं, पुलिस के गार्ड मैनेज होते हैं, पुलिस की चौकियां मैनेज होती है, पुलिस के जितने आला अधिकारी वो मैनेज होते हैं, राजनेता मैनेज होते हैं। और इस तरीके से अपराध के गठजोड़ आगे चलता है। तो अलवर में बाकी हिस्सों के मुकाबले में ये जरूरत से ज्यादा फैला हुआ है। जैसा जयकिशन जी ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वहां काम करवाने के लिए पैसा लेना, उन लोगों के सेफ्टी के नाम पर गुंडों द्वारा अपना कर वसूल करना, कि अगर आपको रंगदारी। हाँ, वो लेना, ये सारी चीजें वहां पर है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। और पपला वाला जो उदाहरण है, वो तो ज्वलंत उदाहरण है कि थाने के अंदर से अगर आप हथियारों के दम पर किसी अपराधी को छुड़ा कर ले जाएं, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है राजस्थान में। तो ये वहां पर ज्यादा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे, तो आप जाइए उदयपुर की तरफ, वहां पर भी जो गिरासिया बेल्ट है, अगर आप वहां जाएंगे गोकुंदा की तरफ, तो वहां पर अगर आप ओवरनाइट अकेले जा रहे हैं, तो वहां भी बीच बीच में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जब रोड के ऊपर कील बिछा दी जाती है। और वहां के जो कुछ तत्व हैं, उनको आदिवासी से जोड़ा जाता है। आदिवासियों की मजबूरी है कि वहां पर इतनी बड़ी भुखमरी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, कि उनकी एक मजबूरी अपने पेट की जरूरत हो सकती है, लेकिन अपराध वहां भी पनपते हैं। अगर आप इधर चले जाएंगे करौली की तरफ,
तो वहां भी एक जाति विशेष पर आरोप लगता है कि वहां पर ये अपराध का गठजोड़ उनके साथ में है। तो जहां जहां पर आप इधर चले जाइए, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। सवाई माधोपुर साइड में एक सूरवाल गांव है। अब से कुछ वर्षों पहले तक वहां पर जो कास्ट डोमिनेट करती है, हम पर्टिकुलर, मैं चूंकि किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो डोमिनेट कास्ट है, तो वहां पर रात को निकलना मुश्किल था। और ये कहा जाता था कि वो जो कास्ट है उसी का एमएलए होता था, और उस एमएलए के प्रश्रय में वहां पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। तो ये गठजोड़ है, हमको इस गठजोड़ को बहुत गहराई से समझना होगा। अब इस गठजोड़ की काट ये है कि वो राजनीति कर सकती है, वर्तमान की राजनीति इस काट करेगी, मुझे इसकी कोई संभावना नहीं लगती। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमसे पूछा है कि अलवर मॉब लिंचिंग के लिए देश भर में बदनाम है, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी क्यों काबू नहीं पाया गया? देखिए आंचल जी, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के फेलियर होने का सबूत है। और फेलियर होने का कारण मैंने पहले भी कहा कि राजनीति और अपराध का जो गठजोड़ है, वो गठजोड़ कानून को मजबूर कर देता है फेल होने के लिए। अगर यही गठजोड़ ना हो और अगर शासन सोच ले, तो मैं आपको बता रहा हूं, मॉब लिंचिंग तो छोड़िए, जिस तरह के अखबार में साइबर क्राइम के वहां पर बाकायदा एक पूरी कम्युनिटी तैयार हो चुकी है, पूरा वहां पर एक क्षेत्र तैयार हो चुका है। राजस्थान छोड़िए, किसी भी जगह पर अपराध की चिड़िया नहीं बैठ सकती। और आपने देखा होगा, जब नारायण बेनीवाल की कार यहां पर खोती है, तो अगले दिन शाम को कार मिल जाती है। मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है खुद मेरे घर में, और मैंने उसकी रिपोर्ट कराया, 1.5 साल हो गया मुझे। 1.5 साल में पुलिस वालों को फोन तक नहीं आया आपके साथ क्या हुआ। लेकिन यही जब किसी नेता का या किसी मंत्री का साइबर क्राइम होता है, तो 24 से 48 घंटे में पुलिस जामताड़े में पहुंच जाती है और वहां से पैसे निकलवा लेती है। यही जब किसी मंत्री का कुत्ता खो जाता है, तो 24 घंटे अंदर पूरी पुलिस लग जाती है। ये राजस्थान में हुआ है, और उस कुत्ते को उन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन यही पुलिस जब किसी का मर्डर हो जाता है, तो उसके ऊपर सालों तक कार्रवाई नहीं करती। इसकी भी रोज अखबारों में खबर चलती है। असली बात यह है कि मॉब लिंचिंग रुक सकती है, मॉब लिंचिंग ने सारे अपराध रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो दृढ़ इच्छा शक्ति राजनीति चाहिए, वो राजनीतिक शक्ति राजनेताओं में है नहीं। और आज की तारीख में जो कांग्रेस का शासन है, उसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतने धड़े हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री को दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने शासन का एक दिन सुरक्षित निकल गए की चिंता होती है। इसलिए मॉब लिंचिंग छोड़िए, राजस्थान में कोई भी अराजकता फैले, कोई भी कुछ फैले, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने शासन को बचाने में है। योगेंद्र जी, हमने तमाम जो मुद्दे हैं, अभी राजस्थान के बड़े मुद्दे, मॉब लिंचिंग की बात हुई, जालोर वाले मामले की बात हुई, लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर ये भी है कि राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे इस वक्त में बहुत बड़े हैं, और चूंकि अगले साल चुनाव हैं, तो आपको लगता है कि अगले आने वाले चुनाव में सांप्रदायिकता का जो मुद्दा है, वो एक चुनावी मुद्दा बनेगा? बिल्कुल आंचल जी, ये मुद्दा बनेगा, और मुद्दा इसलिए बनेगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पसंदीदा पिच है। अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर सांप्रदायिकता की बॉलिंग उसको मिले, तो वो जो चौके छक्के जड़ती है, उसको बाउंड्री पर रोकना बहुत मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी को करौली की हिंसा के बाद, जोधपुर की हिंसा के बाद, और करौली के उस महाजघन्य हिंसा के बाद उसको अपना पिच मिल चुका है। आप देखिएगा, आप और हम यहीं पर हैं, इलेक्शन के समय तक लगातार हम शो करते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये पोस्टर लहराएगी, जिस तरीके से अखबारों की सुर्खियां वहां पर लहराई जाएंगी इलेक्शन मीटिंग्स के अंदर, इनको वापस से जिंदा किया जाएगा इलेक्शन के कुछ समय पहले। और जब वापस से जिंदा होंगे, तो हमारे जख्मों को हरा किया जाएगा, जख्मों को कुरेदा जाएगा, हिंदुओं को बताया जाएगा कि देखो तुम्हारे साथ ये हुआ था। और उधर कांग्रेस को चूंकि मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, हिंदुओं का जितना वोट बैंक उसको मिलेगा, लेकिन उसकी पहला प्रयास ये कि किसी भी तरीके से मुस्लिम का 100% वोट बैंक मुझे मिल जाए। तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं, चाहे वो अंदर खाने की मीटिंग में कहे, बाहर ना कहे, बल्कि ये साबित करेगी कि अगर हम हैं तो तुम सुरक्षित हो। देखो इतना कुछ हुआ, हमने तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दी। और भारतीय जनता पार्टी सरेआम ढोल बजा बजा कर ये कहेगी, अगर हम आएंगे तो बहुसंख्यक तुम सुरक्षित रहोगे, अगर हम नहीं आएंगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। और इसके अंदर बाकी समस्त चीजें, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिलाओं की स्थिति हो, रोजगार हो, आर्थिक व्यवस्था हो, महंगी बिजली हो, महंगा पानी हो, महंगा पेट्रोल हो, महंगा डीजल हो, राजस्थान में आप देखेंगे कि सारी की सारी चीजें खो के रह जाएगी। और चूंकि इस पिच पर अगर होगा, तो मुझे डर यह है, और मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सरेआम लाइव शो के अंदर मैंने बार बार ये पूछा है कि क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगले चुनाव में आप जब कहते हैं कि नहीं हम तो विकास की बात करते हैं,
हम सांप्रदायिक बात नहीं करते। तो मैंने कहा क्या आप लिख कर दे सकते हैं कि आप किसी भी चुनाव में ना तो करौली का मुद्दा उठाएंगे, ना आप जोधपुर का मुद्दा उठाएंगे, ना आप कन्हैयालाल हत्याकांड उठाएंगे। उनके मुंह सिल जाते हैं, वो बात नहीं करते। और यही सवाल हम कांग्रेस से पूछते हैं कि क्या आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे? उनके मुंह सिल जाते हैं, वो भी बात नहीं करते। तो डेफिनेटली आपका बिल्कुल जी कहना सही है कि अगला चुनाव सांप्रदायिक मुद्दा, सांप्रदायिकता, धर्म, क्या इस पर चुनाव लड़ा जाएगा? लेकिन मैं इसके आगे की बात कहता हूं कि क्या अगला चुनाव सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा? इस प्रश्न का जवाब भी हम बार बार कांग्रेस और बीजेपी से पूछते हैं, लेकिन वो देने को तैयार नहीं आचरण जी।